दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों भारतीय इतिहास के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में शिक्षा, साहित्य एवं समाचार पत्रों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत शिक्षा, साहित्य एवं समाचार पत्रों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों सबसे पहले हम भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निर्देश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच और उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। उस आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर है डब्ल्यू हंटर। दोस्तों 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निर्देश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच और उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा के आयोग की नियुक्ति की थी, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू हंटर थे। दोस्तों 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इसका कार्य विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा करना नहीं था, इसे केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रखना था और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी? तो ये थे महामना मदन मोहन मालवीय। दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की प्रबलता के लिए वकालत की थी। अगला प्रश्न है, किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय वाइस चांसलर या उपकुलपति था? तो ये थे आशुतोष मुखर्जी। दोस्तों आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय उपकुलपति थे। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ष और शिक्षा पर जो विभिन्न आयोग और अधिनियम हैं उनका मिलान करना है। देखिए 1854 ईस्वी में शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। तो देखिए 1854 में शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच है। 1882 में अगर जो देखें तो हंटर शिक्षा कमीशन या हंटर शिक्षा आयोग गठित किया गया था। वर्ष 1904 इस समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, आप देख लीजिए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था और सैडलर विश्वविद्यालय आयोग तो ये 1917 ईस्वी में बना था। तो याद रखिएगा ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 1854 में शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, 1882 में हंटर शिक्षा आयोग, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हंटर कमीशन में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि हंटर कमीशन में विश्वविद्यालय शिक्षा पर नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन किससे संबंधित था? तो सही उत्तर है हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो दोस्तों 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता ये डब्ल्यू हंटर के द्वारा की गई थी। और आप जान लीजिए दोस्तों 1854 के बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई थी उसकी समीक्षा के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। और आप जानते हैं इस आयोग का कार्य प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए जो है विशेष सिफारिशें करना था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुई थी? तो ये हैं D.K. कर्वे। दोस्तों D.K. कर्वे का पूरा नाम धुंधुपंत केशव कर्वे रहा और D.K. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। D.K. कर्वे महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की। और याद रखिएगा 1899 दोस्तों 1899 में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी और उन्होंने स्वयं ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। और 1858 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा D.K. कर्वे ने दोस्तों बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत में प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई? तो ये था वुड्स डिस्पैच 1854। दोस्तों अगर आप देखें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की और इसी को वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किए गए और इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया और ग्राम स्तर पर देशी भाषा में शिक्षा प्रसार करने का अपना उद्देश्य बनाया। दोस्तों ग्राम स्तर पर देसी माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और इसके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई और प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय के स्थापना की व्यवस्था की गई, जिसमें एक कुलपति, उपकुलपति, सीनेट एवं विधि सदस्यों की व्यवस्था की गई। तो याद रखिएगा दोस्तों वुड डिस्पैच 1854 के द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई। अगला प्रश्न है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये है विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप देखिए कि किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था, आपको बताना है। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता ने। दोस्तों राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो हिंदू कॉलेज 1817 में स्थापित किया गया था। और दोस्तों बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर की स्थापना 1818 में, पूना संस्कृत कॉलेज 1821 में और एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई की स्थापना 1827 में हुई थी। तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हिंदू कॉलेज कलकत्ता ने किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 1835 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, जिसका शासनकाल 1828 से 1835 रहा, इसके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो और एल्फिंस्टन ने किया था, जबकि एस टी प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक और नेतृत्व करता थे।
तो याद रखिएगा, भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम 1835 ईस्वी से लागू हुआ। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने भारत में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया। और आप जान लीजिए कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया था। इसका कारण ये था कि इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन और साहित्य के सुधार और पुनरुत्थान के लिए रखा गया। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किया गया था? तो आप जान लीजिए दोस्तों, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अगर बात करें प्राचीनतम विश्वविद्यालय की, तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। और सन 1902 में सर थॉमस रेलेक की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। और आपने अभी अभी पढ़ा है कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोनाथन डंकन ने सन 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो उत्तर है वाराणसी में। दोस्तों, 1791 में वाराणसी के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। और हॉलहेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। सर विलियम जोन्स ने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया था? तो ये वर्ग था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। दोस्तों, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज और धर्म सुधारकों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा और तीर्थयात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक और सामाजिक सुधार किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को आरंभ में अपनाया था। अब आइए देखते हैं ब्रिटिश इंडिया या आधुनिक भारत में साहित्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? तो आप जानते हैं सर विलियम जोन्स के द्वारा। दोस्तों, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। और फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से मशहूर सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया में सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। और चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और साथ ही साथ डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और डी.के. कर्वे ने 1899 में विधवा गृह की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है, इसमें
जो लेखक हैं और उनकी पुस्तकें। तो आप देख लीजिए, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी अरविंद घोष के द्वारा। द यूनिटी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और द स्प्रिंगिंग टाइगर ये हुई टोए द्वारा लिखी गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। अगला प्रश्न है, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के चरणों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं वीपी कृष्ण मेनन। अगला प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने। दोस्तों, ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा एस गोपाल हैं। और बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हैं? सचिंद्र नाथ सान्याल। दोस्तों, सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है बंदी जीवन। एक पुस्तक है द ड्यूटी ऑफ द एज। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लॉर्ड रिपन। दोस्तों, लॉर्ड रिपन की पुस्तक है द ड्यूटी ऑफ द एज। अगले प्रश्न पर आते हैं, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये हैं विनायक दामोदर सावरकर, यानी बीडी सावरकर। और इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय की है। देखिए, द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक कौन हैं? तो ये हैं बी लाल। बी लाल द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक हैं। और द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आर.सी. दत्त, यानी रोमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है? तो आनंद मठ। याद रखिएगा दोस्तों, आनंद मठ पुस्तक जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है, इसको बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप आ जाइए दोस्तों, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जेम्स मिल के द्वारा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न आप जानते भी होंगे, श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश शासक के द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। इसके अलावा देखिए कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, तो बी.डी. सावरकर की द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है। और एस.एन. सेन यानी सुरेंद्र नाथ सेन की पुस्तक है दोस्तों 1857 की क्रांति पर आधारित, केवल 1857 ये बुक का नाम है। इसके लेखक एस.एन. सेन हैं। दोस्तों, इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। और इसके अलावा इंडियन अनरेस्ट पुस्तक सर वैलेंटाइन सिरोल की है। इंडिया फॉर इंडियंस दोस्तों ये पुस्तक चित्तरंजन दास द्वारा लिखी गई है। और वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर यानी बी.डी. सावरकर के द्वारा। इसके अलावा नील दर्पण एक नाटक है दीनबंधु मित्र के द्वारा। ये नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा से संबंधित है। और आप जान लीजिए भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। ये एक नाटक है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा। और दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जिसको कि आर्य समाज का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्ट्रगल ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस इसके लेखक हैं। और अगर जो हम समाचार पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में इन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिराटुल अखबार का प्रारंभ किया था। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तकों के बाद आइए समाचार पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है।
दोस्तों भारतीय प्रेस का विकास इस प्रकार से हुआ है कि सबसे पहले जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा 1780 में, याद रखिएगा 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया गजट 1787 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, बॉम्बे हेराल्ड 1789 में बम्बई से, और आप देखिए मिराटुल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा दोस्तों 1822 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, जो कि पहला फारसी समाचार पत्र था। इसके अलावा आप देखिए राष्ट्रगोप्तार, जिसका अर्थ होता है सत्यवादी, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे, और ये 1851 में बम्बई में एक गुजराती पाक्षिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होता था। और सोम प्रकाश पत्र द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा 1858 में कलकत्ता में प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ था। इंडियन मिरर के संपादक संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे, बंगाली गिरीश चंद्र घोष इसके संस्थापक थे, और आप देख लीजिए दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका इसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे, और ये 1868 में कलकत्ता से एक बंगला समाचार पत्र था जो प्रकाशित होता था। आप देखिए द हिंदू जी.एस. अय्यर और वीर राघवाचारी द्वारा 1878 में शुरू किया गया, ये मद्रास से प्रकाशित होता था। और केसरी और मराठा, देखिए केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा, केसरी जो था ये मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला दैनिक, और मराठा पत्र ये एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। दोस्तों बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ था कौन, तो आप जान लीजिए अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, तो ये देसी भाषा प्रेस एक्ट था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों वायसराय लिटन के द्वारा 1878 में पास हुआ था। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया, लेकिन ये एक्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर नहीं लागू किया गया था। आइए अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था, तो लिटन ने दोस्तों 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, और लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशक कौन था, तो फिरोज शाह मेहता। समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन थे, तो इंडियन मिरर के संपादक एस.एन. सेन थे। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किससे संबंधित है, तो दोस्तों महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन के संपादक थे। इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे, तो ये थे मनसुख लाल नजर। और इंडियन ओपिनियन कहाँ से प्रकाशित होता था, तो याद कर लीजिए दोस्तों इंडियन ओपिनियन जो पत्र था ये दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता था। इसके अलावा आप देखिए अगले प्रश्न पर आइए। तो दोस्तों तत्वबोधिनी पत्रिका ने किसकी विचारधारा का प्रचार किया, तो तत्वबोधिनी पत्रिका ने ब्रह्म समाज के विचारधारा का प्रचार किया था। तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था, तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों तत्वबोधिनी पत्रिका जो थी इसके संपादक देवेंद्र नाथ टैगोर थे, और दोस्तों इसी आधार पर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अखबार निकाला जाता था, तो ये पत्र था केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो ये था दोस्तों मराठा। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए जो है केसरी उन्होंने अखबार निकाला था, और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे दोस्तों, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी के नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, हिंदी साहित्य का।
वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दोस्तों सबसे पहले ये सलाह दी थी कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक कौन थे? तो आरसी मजूमदार थे। फारसी पत्रिका मिराटुल अखबार किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों राजा राममोहन राय ने फारसी भाषा में मिराटुल अखबार पत्र प्रकाशित किया था, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? तो ये 1933 में। भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1931 यानी 1931 में भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गण देवता की रचना किसके द्वारा की गई? तारा शंकर बंदोपाध्याय के द्वारा गण देवता उपन्यास की रचना की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा राममोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, वो कौन सी थी? तो ये था संवाद कौमुदी। द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो दोस्तों यंग इंडिया नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनहैप्पी इंडिया, तो ये लाला लाजपत राय की प्रमुख पुस्तक है। अगला है दोस्तों, किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया? तो कॉमनवेल्थ पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। 1931 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो दोस्तों भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम जो है ये 1931 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए बंगाल टेनेंसी एक्ट, इल्बर्ट बिल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और रॉयल टाइटल्स एक्ट। तो सही क्रम है, पहले आया रॉयल टाइटल्स एक्ट, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर इल्बर्ट बिल और बंगाल टेनेंसी एक्ट। आपके लिए एक जो है कार्य है, इसमें एक प्रश्न है कि इन सभी जो अधिनियम हैं इनका वर्ष आपको एक क्रम से कमेंट बॉक्स में बताना है। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का, अस लूसीदस। देखिए अस लूसीदस महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो ये हैं कामोन्स। दोस्तों कामोन्स ने अस लूसीदस नामक महाकाव्य लिखा है। तो ये था आज का वीडियो, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में शिक्षा, साहित्य और समाचार पत्रों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर तथा विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।